तो आता है चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ बॉडी प्लॉट। ठीक है, तो इस पूरा चैप्टर मैंने पुराने वाले कॉपी में नहीं लिखा था, तो ये कॉपी नंबर 3 में मैंने स्टार्ट से एंड तक इसी में लिखा है। ठीक है, तो इसका लेक्चर 1 आ जाता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, तो बेसिकली बॉडी प्लॉट तुम्हारा है क्या, तो ये फ्रीक्वेंसी प्लॉट का ही एक पार्ट है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी प्लॉट में हम लोग पहला पढ़े थे नाइक्विस्ट, दूसरा है बॉडी प्लॉट। ठीक है, इसमें भी हम लोग फ्रीक्वेंसी रिस्पांस से निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस बोलने का मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा मैग्नीट्यूड और फेज, यही हम लोग निकालते हैं OLTF का। ठीक है, बॉडी प्लॉट भी तुम्हारा OLTF का ही निकाला जाता है। जैसे पोलर प्लॉट और नाइक्विस्ट प्लॉट तुम्हारा OLTF का था, वैसे ही बॉडी प्लॉट भी OLTF का ही होता है। देखो ये फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ही है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस OLTF का ही निकालते हैं। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में क्या निकालते हैं, तो फेज रिस्पांस और मैग्नीट्यूड रिस्पांस। ठीक है, नाइक्विस्ट में क्या करते थे, फेज और मैग्नीट्यूड एक ही प्लेन पे निकालते थे, लेकिन यहाँ पे फेज और मैग्नीट्यूड अलग अलग निकालेंगे। ठीक है, और जैसे नाइक्विस्ट में ओमेगा दैट इज़ फ्रीक्वेंसी का अलग अलग वैल्यू पे निकालते थे फेज और मैग्नीट्यूड, यहाँ पे भी वही चीज़ करेंगे, ओमेगा का अलग अलग वैल्यू पे फेज निकालेंगे और OLTF का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ठीक है, अब इसको प्लॉट कहाँ करते हैं, तो इसको भी हम लोग फ्रीक्वेंसी प्लेन पे ही प्लॉट करते हैं, दैट इज़ GH/J। ठीक है, जो वहाँ पे 1+GHS था, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा GH/J प्लेन में ही इसको प्लॉट करेंगे। एक और बात, यहाँ पे सेमी लॉग पेपर का यूज़ होता है और सेमी लॉग पेपर पे ही प्लॉट करते हैं। कहने का मतलब अगर इस पेपर पे हम इसको प्लॉट करेंगे तो उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी प्लेन, और अगर हमको सेमी लॉग पेपर जो ग्राफ पेपर होता है इसका, वो खरीद के अगर उसमें प्लॉट करते हैं तो उसको लॉग पेपर बोलेंगे। ठीक है, अगेन ये जो बॉडी प्लॉट है इससे रिलेटिव स्टेबिलिटी का पता चलता है। ठीक है, इससे तुम्हारा एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी तुम्हारा बॉडी प्लॉट नहीं देता है। जैसे नाइक्विस्ट तुम्हारा एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी देता था, लेकिन बॉडी एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी नहीं देता है, ये पोलर प्लॉट की तरह रिलेटिव देता है। ठीक है, और इससे हम लोग रिलेटिव पैरामीटर जो था दैट इज़ ओमेगा PC, ओमेगा GC, गेन मार्जिन और फेज मार्जिन, यही सारा चीज़ हम लोग इससे निकालेंगे और इसी के मदद से हम लोग रिलेटिव स्टेबिलिटी समझेंगे ऑफ CLTF, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ CLTF। ठीक है, अब एक और चीज़, बॉडी प्लॉट किसी का भी निकाल सकते हैं, OLTF हो या CLTF, फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, बॉडी प्लॉट तुम जिस भी ट्रांसफर फंक्शन का निकालना चाहो निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन कंट्रोल सिस्टम में हमारा इंटरेस्ट रहता है OLTF का बॉडी प्लॉट निकालना। ठीक है, इसीलिए बॉडी प्लॉट का मतलब OLTF का प्लॉट। ठीक है, OLTF का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। अब इसमें आता है सिस्टम। ठीक है, तो सिस्टम होता क्या है, तो देखो कोई भी प्रैक्टिकल डिवाइस, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को हम लोग सिस्टम बोलते हैं कंट्रोल सिस्टम में। ठीक है, और उस सिस्टम को हम लोग ट्रांसफ़र फंक्शन में कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखो ये जो फॉरवर्ड गेन होता है ना, यही तुम्हारा सिस्टम होता है। ठीक है, तो अगर ओपन सिस्टम हुआ तो ये ओपन सिस्टम हुआ तो ये इनपुट, ये आउटपुट, और बीच में ये तुम्हारा हो गया फॉरवर्ड गेन। अब इसी चीज़ को हम लोग ट्रांसफ़र फंक्शन बोल देंगे अगर ओपन सिस्टम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट दैट इज़ G(S). लेकिन अगर ये क्लोज्ड सिस्टम हुआ तब इसका CLTF क्या होगा, G/1+G। यहाँ पे सिस्टम क्या है, सिर्फ यही सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब क्लोज सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन तुम्हारा सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, तो इसका OLTF सिस्टम होता है। ठीक है, तो वही चीज़ है। अब आता है कि सिस्टम दो तरह का होता है। देखो सिस्टम का मतलब क्या, OLTF। क्यों, क्योंकि देखो सिस्टम क्या होता है, सिस्टम कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है और इलेक्ट्रिकल डिवाइस को हम लोग फॉरवर्ड गेन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो CLTF का फॉर्मूला होता है G/1+G, और G को ही क्या बोलते हैं, OLTF। क्यों, क्योंकि यूनिटी फीडबैक में H तो 1 हो जाएगा, तो G को बोल देंगे OLTF। मतलब ये जो सिस्टम है इसको फॉरवर्ड गेन बोलो या सिस्टम बोलो या OLTF बोलो, सब एक ही चीज़ है। ठीक है, तो इसीलिए सिस्टम दो तरह का होता है, मतलब OLTF दो तरह का होता है, एक मिनिमम फेज OLTF, एक नॉन मिनिमम फेज OLTF। ठीक है, डेफिनेशन क्या होता है, राइट हैंड साइड में, ओरिजिन के राइट हैंड साइड में अगर पोल मौजूद है तो उसको बोलते हैं नॉन मिनिमम फेज सिस्टम, और अगर एक भी पोल मौजूद नहीं है तो उसको बोलेंगे मिनिमम फेज सिस्टम, पोल या जीरो। ठीक है, नॉन मिनिमम क्या, राइट हैंड साइड में अगर पोल या जीरो है तो उसको बोलेंगे मिनिमम, नॉन मिनिमम फेज सिस्टम, और मिनिमम फेज सिस्टम मतलब राइट हैंड साइड में ना पोल होना चाहिए ना जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखो मिनिमम फेज सिस्टम तुम्हारा स्टेबल भी हो सकता है, अनस्टेबल भी हो सकता है। ठीक है, जैसे देखो इसमें क्या कंडीशन है कि राइट साइड में नहीं होना चाहिए, लेकिन इमेजनरी एक्सिस पे ही रिपीटेड पोल हो गया तो वो क्या करता है, अनस्टेबल कर देता है सिस्टम को। ये तुम्हारा जो सिस्टम है
उसकी बात चल रही है, ठीक है। ये अनस्टेबल कर देता है किसको, तो OLTF को। ये CLTF मत समझना, भूल मत करना, ये तुम्हारा OLTF का स्टेबिलिटी का बात चल रहा है, ठीक है। ये जो सिस्टम है इसकी स्टेबिलिटी, मतलब OLTF की स्टेबिलिटी यहाँ पे है, ठीक है। तो MPS NMPS ये OLTF का स्टेबिलिटी है, ठीक है, CLTF का नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ तुम्हारा एक जीरो है जो कि राइट हैंड साइड में है, ठीक है। तो अब CLTF इससे स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, अभी वो नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। OLTF इससे स्टेबल ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि राइट हैंड साइड में अगर पुल होता है तब अनस्टेबल होता है, ठीक है। ये भी वही चीज़ हो गया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है तुम्हारा, जैसे हम बताए थे बोडे प्लॉट में हम लोग एक मैग्नीट्यूड प्लॉट करते हैं और एक फेज प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो दोनों अलग अलग ग्राफ होता है। तो ये हो गया तुम्हारा मैग्नीट्यूड प्लॉट, ये हो गया फेज प्लॉट, ठीक है। डिफरेंस क्या है कि एक्स एक्सिस में तुम्हारा फ्रीक्वेंसी ही रहेगा, लेकिन वाई एक्सिस में मैग्नीट्यूड रहेगा और यहाँ पे वाई एक्सिस में एंगल रहेगा, ठीक है। यहाँ दूसरी बात, मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो डीवी में रहेगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड डीवी में रहेगा। डीवी करने का फॉर्मूला क्या होता है, 20 इंटू लॉग जो भी है उससे मल्टीप्लाई करो, 20 लॉग से मल्टीप्लाई करोगे तो डीवी बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या, यहाँ सिंपल डिग्री में रहेगा, ठीक है। तीसरा बात, ये जो है फ्रीक्वेंसी, मतलब ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकेंड में है, ठीक है। तो रेडियन पर सेकेंड में है तो सारा फ्रीक्वेंसी, देखो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, हर्ट्स को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और उसको अगर रेडियन में लोगे तो रेडियन बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर सेकेंड है यहाँ, इसीलिए हर फ्रीक्वेंसी का तुमको लॉग लेना होगा, ठीक है। ये एंगल में भी वही चीज़ होगा, इसीलिए एक्स एक्सिस को हम लोग लॉग स्केल बोलते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया तीसरा बात। चौथा बात क्या होता है कि ये चूंकि फ्रीक्वेंसी एक्सिस है तो इस एक्सिस पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, और ऐसे बढ़ रहे हैं मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है, मतलब रेडियन पर सेकेंड इंक्रीज करते जा रहा है, ठीक है। ऑरिजिन पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है, जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि ऑरिजिन को हम लोग जीरो नहीं लेते हैं, ठीक है। ऑरिजिन का फ्रीक्वेंसी होता है 0.1, ठीक है। और उसके बाद जो आता है वो आता है डिकेड फ्रीक्वेंसी, DECADE, डिकेड मतलब 10 का मल्टीपल, ठीक है। तो वो आगे बताएंगे, ठीक है। तो ऑरिजिन पे क्या होता है 0.1, उसके बाद सारा डिकेड फ्रीक्वेंसी आते जाता है, ठीक है। एंगल के लिए भी वही चीज़ वैलिड होगा, ठीक है। चौथा चीज़ कि फ़ायदा क्या है ऐसे डिकेड लेने का, फ़ायदा ये है कि एक ही एक्सिस पे तुम बहुत ही हाई रेंज ऑफ वैल्यूज़ को बता सकते हो। जैसे यहाँ पे मान लो 0.1 है तो कुछ ही और वो जो डिकेड आता है उसके बीच में इंटरवल कितना होता है, 10 का इंटरवल के बाद एक डिकेड आता है, ठीक है। तो यहाँ मान लो 0.1 हर्ट्ज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो थोड़ा ही 4-5 के बाद तुम 10⁴ का रिप्रेजेंट कर सकते हो, मतलब यहाँ पे स्मॉल फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी, सब एक ही एक्सिस में रिप्रेजेंट हो जाएगा। यही फ़ायदा होता है डिकेड फ्रीक्वेंसी लेने का, ठीक है। इसको लॉग स्केल क्यों बोलते हैं, क्योंकि कभी भी फ्रीक्वेंसी यहाँ का जो होता है उसका नॉर्मल वैल्यू नहीं उठा, जैसे मान लो यहाँ पे 1 होगा तो 1 इसको नहीं उठाएंगे, इसको log 1 करके उठाएंगे, ठीक ना। मतलब यहाँ का वैल्यू अगर यूज़ करना है तो log इंटू 1 करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे 10 हो गया तो log इंटू 10, ठीक है। अब log 10 का वैल्यू क्या होता है 1, ठीक है। तो ऐसे किया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं लॉग स्केल, मतलब सारा फ्रीक्वेंसी लॉग के से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। चौथा चीज़, मैग्नीट्यूड यहाँ पे 0 dB होता है। पांचवा चीज़, सॉरी, मैग्नीट्यूड यहाँ पे 0 dB होता है, और ऐसे से ऊपर बढ़ते जाओगे तो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव में आएगा, और जैसे से नीचे नीचे बढ़ते जाओगे मैग्नीट्यूड निगेटिव में आएगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मैग्नीट्यूड कैसे निगेटिव हो सकता है, ये तो मैग्नीट्यूड है तो ये निगेटिव कैसे हो सकता है। तो भाई ये जो मैग्नीट्यूड है इसका यूनिट देखो, ये dB में है। अगर ये तुम्हारा नॉर्मल नंबर होता तब वो निगेटिव नहीं होता, लेकिन dB में है तो डेसिबल, समझे, ये निगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। छठा चीज़ क्या होता है, एंगल कैसे लिखते हैं, तो ये तुम्हारा 0 डिग्री होता है, और इसके ऊपर बढ़ते जाओगे तो पॉजिटिव एंगल, और इसके नीचे बढ़ते जाओगे तो निगेटिव एंगल, ठीक है। तो जैसे देख लो, ये तुम्हारा 10 हो गया, फिर 20, 30, 40 ऐसे करके, मतलब प्लस डिग्री लिखना है तो ऊपर बस लाइन बना के लिख दो, ठीक है। माइनस लिखना है तो नीचे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है लॉग, इसमें लॉग का बहुत यूज होने वाला है। तो लॉग कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। देखो log a इंटू बी होता है, log a प्लस बी मोस्टली इसका यूज़ आएगा। log a प्लस बी को हम लोग log a इंटू बी लिखते हैं, ठीक है। और a इंटू बी लिखने के बाद तुमको पावर वाला यूज़ करना होता है, मतलब यहाँ पे कुछ भी है, समझे, तो उसको 10 का पावर में कर दो। क्यों, क्योंकि log 10 का वैल्यू 1 होता है, और जो पावर होता है वो कोएफिशिएंट बन जाता है, ठीक है।
कोएफिशिएंट बन जाता है, तो ऐसे करके तुम लॉग को इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, एक और चीज़ क्या होता है कि लॉग और एल एन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो ये जो सारा लॉग है इसमें बेस क्या है 10। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट लॉग बेस 10 ही होता है सारा चीज़ का। ठीक है, लेकिन कभी कभी एक्सपोनेंशियल ई तुम्हारा बेस में लेना पड़ता है। ठीक है, तो जब लॉग के बेस में ई होगा, यहाँ पे कुछ भी हो फ़र्क नहीं पड़ता, जब बेस में ई आ जाए तो उसी को बोलते हैं एल एन। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है लॉग नेचुरल। ठीक है, ये डिफरेंस है। और एक फॉर्मूला दैट इज़ बेस और ये वैल्यू सेम हो जाए तो वो हमेशा 1 होता है। और एक और चीज़ लॉग जीरो का वैल्यू क्या होता है, लॉग जीरो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये नहीं सॉरी, लॉग जीरो का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होता है। ठीक है, लॉग जीरो का वैल्यू माइनस इन्फिनिट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है डिकेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, डिकेड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो ठीक है ये देख लो, ये क्या है, ये एक लॉग पेपर है। ठीक है, अब लॉग पेपर में क्या होता है कि जो ओरिजिन होता है, देखो लॉग पेपर जो होता है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही होता है। ठीक है, तो उसमें एक ओरिजिन बना हुआ होता है, जैसे सिंपल ग्राफ पेपर में कोई भी तुम घिस दोगे वैसा नहीं, इसमें एक ओरिजिन बना हुआ होता है, और जो ओरिजिन के पास वाला जो लाइन होता है वो बहुत ही सटा हुआ होता है, और जो दूर वाला होता है वो थोड़ा डिस्टेंस पे होता है। ठीक है, तो और एक डिवीज़न में तुम्हारा 10 छोटा छोटा लाइन होगा, हर एक डिवीज़न में, चाहे दूर हो या पास हो फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और इसको पढ़ा कैसे जाता है, तो इसका स्टार्टिंग वैल्यू होता है 0 पॉइंट, मतलब देखो इसमें जो हर एक ये जो 10 जो इंटरवल है वो 10 के मल्टीपल में वैल्यू सेट किया जाता है। ठीक ना, मतलब यहाँ पे तुम कुछ भी रखो, इसका नेक्स्ट जो डिकेड आएगा उसमें 10 का मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लो तुम 0.1 रखे तो नेक्स्ट क्या होगा 0.1 इंटू 10। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्या होगा 10 इंटू 10 दैट इज़ 100, इसका नेक्स्ट 10 टू पावर 3। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डिकेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये जो है इसी को बोलते हैं डिकेड। अब जो डिकेड है, डिकेड का मतलब होता है 10। ठीक है, तो ये बीच में क्या है 10 इंटरवल है, इसीलिए इसको बोलते हैं डिकेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जब भी डिकेड फ्रीक्वेंसी बोलेगा मतलब ये बीच का एरिया नहीं, ये एरिया। ठीक है, ये वाला फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे डिकेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर इसको लिखना है तो मान लो इसको अगर W2 लिख रहे हो, इसको W1, तो देखो ऐसे लिखोगे W1 इंटू 10 इज इक्वल टू W2, और W2 को बोलेंगे डिकेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब मान लो रेशियो निकाले। ठीक है, क्योंकि रेशियो नहीं सॉरी, ये क्या होता है लॉग स्केल होता है बताए थे, और यहाँ का हर एक फ्रीक्वेंसी को लॉग से मल्टीप्लाई करोगे तभी तुम उसको डीवी में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो उसके करने के लिए क्या करोगे, सिंपल 20 लॉग से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, जैसे मान लो W2 का ये जो वैल्यू है 10 रेडियन पर सेकेंड, इसको हमें यूज़ करना है आंसर में। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसको पिक करने के लिए क्या करेंगे, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 लॉग से। ठीक है, तो देखो लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है तो हो गया 20 dB। कहने का मतलब क्या हुआ कि 10 रेडियन पर सेकेंड का वैल्यू dB में 20 dB होगा। ठीक है, अब ये जो dB है ये कहाँ पे होता है, ये y एक्सिस में होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड को dB में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक ना, तो ये चीज़ डिकेड फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इक्वल टू 20 dB। ठीक है, तो डिकेड फ्रीक्वेंसी हमेशा 20 dB के ही बराबर आएगा, यहाँ पे प्लस 20 dB। ठीक है, अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखो सारा डिफरेंस सॉरी सारा ये जो एरिया है ये तो 10 का ही है ना, सारा तो 10 का ही है, तो हर एक ये जो इतना एरिया है ये 20 dB को ही कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो ये चीज़ हुआ। अब नेक्स्ट जो होता है वो ऑक्टेव होता है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे जो 10 का मल्टीपल हम लोग ले रहे थे, इसमें हम लोग 2 का मल्टीपल लेंगे। यहाँ पे भी बीच में 10 डिवीज़न ही है, लेकिन हम लोग इसको 2 का मल्टीपल ले रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा अरेंजमेंट को बोलेंगे ऑक्टेव। ठीक है, इसमें क्या होगा, दिस इज़ मल्टीपल 2 इंटू प्रीवियस वन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा, और इसको अगर डीबी में कन्वर्ट करोगे तो सिंपल 20 लॉग से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 6 dB। ठीक है, तब इसका यूज़ किया तो बेसिकली क्वेश्चन अगर ऐसा फ्रेम है तो ये यूज़ करना है, अगर क्वेश्चन ऐसा फ्रेम है तो ये यूज़ करना है। मोस्टली ऐसा ही होता है तो सारा डिकेड में ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो स्लोप आया है, स्लोप आगे भी पढ़ना है तो आगे देखेंगे।